नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य के बजट में इस बार हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। इसके तहत गैरसैंण में विकास के लिए 350 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री घसियारी योजना से लेकर सौभाग्यवती योजना जैसी कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। वहीं सीएम रावत ने कहा कि सरकार ने अपने बजट में खास तौर पर 4 बातों का ख्याल रखा है, जिनमें स्वास्थ्य, सुगमता, स्वावलंबन, सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। सचिवालय के लिए 15, विधानसभा भवन के लिए 19 करोड़ रुपए और गैरसैंण पेयजल योजना के लिए 106 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं दिवाली खाला भरारसी सैंण में डबल लाइन के लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए और सीएससी हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए सौभाग्यवती योजना के तहत किट दी जाएगी और राज्य की शिक्षा के बजट में पिछले बजट के मुकाबले 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। हर कॉलेज में कम से कम 20 कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे। ये तमाम प्रावधान इस बार बजट में प्रस्तुत किए गए हैं और गैरसैंण पेयजल परियोजना का भी यहां पर ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगवाई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस मौके पर अस्पताल में काम कर रहे सभी नर्सिंग स्टाफ को बधाई दी है। साथ ही कोरोना के पीक के टाइम पर अस्पताल में किए गए शानदार कामों को भी सराहा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही लोगों से यह अपील भी की कि आने वाले वक्त पर लोगों को कोरोना का टीका जरूर लगवा देना चाहिए। किसानों के मुद्दे और गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, उपनेता प्रतिपक्ष कर्ण माहरा, विधायक काजी निजामुद्दीन, गोविंद सिंह कुंजवाल, आदेश सिंह चौहान, ममता राकेश, राजकुमार और हाजी फुरकान समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चमोली पहुंचे। यहां उन्होंने नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण के लिए बीते 90 दिनों से चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया है। उन्होंने धरना स्थल पर जाकर लोगों से मुलाकात की और तकरीबन 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ रहे। इस बीच उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारों पर पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पुलिस के लाठीचार्ज का मतलब है कि सरकार नाकाम हो रही है। दरअसल नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन चौड़ी करने की मांग को लेकर घाट के बैंड तिराहे पर 90 दिनों से आंदोलन चल रहा है, जबकि 54 दिनों से भूख हड़ताल भी जारी है। इस बीच दिवाली खाल में पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद इस मामले में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मामले में सियासत करती हुई नजर आई है। आया हूँ, अगले 10 दिन में उनकी बात नहीं सुनते तो फिर एक दिन और आएंगे। बल्कि आज तो केवल समर्थन देने आए हैं, तब हम आंदोलन में इनके साथ बैठेंगे। तो सर बीजेपी सरकार कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस आंदोलन को लेकर। आप हमको अवसर क्यों दे रहे हैं? यदि आप चौड़ीकरण का मांग, आप मुख्यमंत्री की घोषणा का सम्मान नहीं कर सकते तो यहाँ की जनता से माफी मांग लो और आपको माफी हर हालत में मांगनी है। सड़क भी बनानी पड़ेगी और माफी भी मांगनी पड़ेगी यहाँ की। तभी आपने लाठी महिलाओं को भांज करके बहुत बड़ा अपराध किया। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर सरकार की तरफ से जारी एसओपी का विरोध अब तेज हो चुका है। अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती के सानिध्य में सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने बैठक की है। वहीं बैठक में एसओपी को संशोधित करने की मांग की गई है। कनखल की राजपूत धर्मशाला में सभी ने संयुक्त रूप से एसओपी में संशोधन करने की मांग उठाई है। साथ ही ये भी कहा कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी कुंभ मेले में धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन सरकार हरिद्वार महाकुंभ में कड़े नियम लागू कर श्रद्धालुओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज माघ मेले और वृंदावन में वैष्णव कुंभ में लाखों लोग शामिल हुए। राजनीतिक रैलियों में भी लाखों लोग जुट रहे हैं। ऐसे में कुंभ मेले को लेकर सरकार ने जो एसओपी जारी की है, उससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
हरिद्वार में श्रीपंच दशनाम आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में साधुओं ने पेशवाई में शिरकत की है। इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग भी साधुओं के दर्शन के लिए पहुंचे और साधु संतों की शोभा यात्रा देखी गई, तो साथ ही लोगों ने फूल मालाओं के साथ साधु संतों का स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक पेशवाई में करीब 100 नागा साधु पहुंचे और उनके साथ ही 30 महामंडलेश्वर संत भी पेशवाई में शामिल हुए। इस बीच प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। बीजेपी के विधानसभा प्रभारी वरुण अग्रवाल पहली बार सितारगंज पहुंचे। यहां पर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, वहीं शहर के रामलीला कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहुंचे वरुण अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण योजना का फायदा लोगों को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जन कल्याण योजनाओं की जानकारी देने और जनता को इन योजनाओं का फायदा दिलाने की बात कही है। वहीं प्रभारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में जुट जाएं और कार्यकर्ताओं को इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मेहनत करने को कहा गया है। चुनावी विजय का रास्ता भी हम संगठन की मजबूती होने के माध्यम से देखते हैं। इसीलिए संगठन का निरंतर ऑडिट होता रहता है, संगठन की निरंतर बैठकें होती रहती हैं और इन संगठन की बैठकों का चूंकि चुनावी वर्ष भी आ गया, कहीं ना कहीं उद्देश्य ये भी है कि जब हम 2022 के चुनावी समर में उतरें तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटेगी और इस हेतु हम जनता के बीच अपने मुद्दे, अपनी सफलताएं, अपने मिशन को लेकर जाएंगे। चूँकि जनता के बीच जाने से पहले कार्यकर्ताओं का मन भी हमें तैयार करना है। आज उस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है और मैं प्रभारी होने के नाते तन मन से जितना भी इस कार्य को हो सकेगा सितारगंज विधानसभा में, इस मंडल में आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। पौड़ी में ई टेंडर के जरिए अंग्रेजी शराब की दुकानों का आवंटन किया गया। इस बीच आबकारी विभाग ने पौड़ी जिले की 42 शराब की दुकानों को आवंटित किया है। विभाग ने बताया कि पौड़ी में शराब की सभी दुकानों को खरीद लिया गया है और अप्रैल महीने में सभी दुकानों के नए मालिक विधिवत रूप से दुकानों का संचालन शुरू कर देंगे। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया से दुकानों का आवंटन किया गया और जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में पारदर्शिता से दुकानों को आवंटित कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी राजेंद्र लाल ने बताया कि पौड़ी जिले में 42 दुकानें हैं जिनका 112 करोड़ 58 लाख 86 हजार का अधिभार है और पौड़ी की सभी दुकानों का आवंटन ऑनलाइन रखा गया था। सभी लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और अप्रैल से इन सभी दुकानों के नए मालिक अपनी अपनी दुकानों का संचालन शुरू करेंगे। इसमें जो आज हमारी दुकानों का आवंटन हुआ है, इसमें 112 करोड़ 98 लाख 86 हजार का राजस्व हमको मिल गया है। ये नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू हो गए। ज़िले में तो उम्मीद है कि सारी शुरू हो जाएंगी, 42 दुकानें शुरू हो जाएंगी। कोटद्वार के नगर निगम क्षेत्र के किशनपुरी इलाके में पैदल चल रहे 2 युवकों को स्कूटी सवार युवक ने टक्कर मारी है। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि स्कूटी सवार और दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों को राजकीय बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत को देखते हुए उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि 2 लोग पैदल थे। एक तो ये हो गया हमारा मनोज सिंह मेहरा और उसके साथ राहुल मेहरा, सिकड्डी के रहने वाले हैं। तो स्कूटी चालक था ये योगेश, इसके द्वारा इनको टक्कर मारी गई, जिसमें से मनोज सिंह मेहरा की मृत्यु हो गई और बाकी 2 घायल तो हॉस्पिटल में हैं और मृतक का क्या तो पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। चमोली के तपोवन में आई आपदा में 90 मीटर लंबा रैणी पुल बह गया था। वहीं आपदा के 27 दिन बाद पुल के विकल्प के रूप में बीआरओ की टीम ने काफी मेहनत से वैली ब्रिज तैयार किया है। वहीं इस ब्रिज का उद्घाटन आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा, जिसके बाद से मलारी नीति बॉर्डर रोड पर आवाजाही सुचारू हो जाएगी। 60 मीटर लंबा ये रैणी वैली ब्रिज उत्तराखंड का सबसे लंबा वैली ब्रिज है। बीआरओ ने पुल का निर्माण निर्धारित समय से 15 दिन पहले ही पूरा किया था और पुल के सुचारू होने के बाद नीति घाटी के यातायात सुविधा से वंचित हो रखे 13 गांवों को आवाजाही की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। रैणी में बना उत्तराखंड का अभी तक का यह सबसे लंबा ब्रिज है। ऐसे में पुल की सुरक्षा को देखते हुए पुल पर 3 मंजिला फैब्रिकेशन का काम भी किया गया है।
पुल निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर के पठानकोट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से सामान मंगवाया गया है। पुल का निर्माण करने वाले अधिकारियों के मुताबिक पुल से 40 टन तक के वजन के वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो पाएगी। मसूरी में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया। इस बीच उनके साथ अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चोपड़ा भी मौजूद रहे। इस शोरूम की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में की गई है। वहीं उन्होंने मसूरी में खोले गए शोरूम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल योजना के तहत जनजातीय लोगों के हाथों से तैयार सामानों का चलन बढ़ा है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर दावा किया कि इस वक्त देश में मोदी लहर है और पश्चिम बंगाल के लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। साथ ही यह दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जिस तरीके से देश के तमाम जनों को आह्वान किया है, उसी कड़ी में ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो हम सबका संकल्प होना चाहिए, उसे हम कैसे सफल बनाएं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो प्रशिक्षण केंद्र है, इस परिसर में ट्राइब्स इंडिया का ये नया आउटलेट्स 129वां आउटलेट्स खुल रहा है और जिसमें कई ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो एथनिक है, जो कहा जाए कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और आत्मीय स्वाद के साथ जुड़ा हुआ उत्पाद है। ये हमारा 130वां 130 ट्राइब्स इंडिया का स्टोर है और जो कि मसूरी में है। और इस स्टोर में आपको विभिन्न राज्यों के जनजातीय कारीगरों की प्रस्तुति आपको यहाँ मिलेगी, उनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और इस तरह के शोरूम हमारे 130वां शोरूम खुला है हमारे सभी राज्यों में, विशेषकर कैपिटल सिटीज़ में हमारी ये शोरूम है। और इन सभी शोरूम में जनजातीय द्वारा बनाए गए उत्पाद रखे जाते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल का जो बात कही गई है, ये हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं। एक गरीब से गरीब कारीगर को वो उनका रोजगार मिले, इस माध्यम से उसके ट्राइब्स इसके लिए काम कर रहा है। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने दिनेशपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है। इस बीच उन्होंने कोरोना को ध्यान में रखते हुए थाने परिसर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान दिलीप सिंह कुंवर ने थाने का माल खाना, बैरंग, अस्त्र शस्त्र के अलावा कई चीजों का बारीकी से निरीक्षण भी किया है। इस बीच दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान पुलिस ने चला रखा है और समय समय पर जिले में नशा करने वालों को और उनके अभिभावकों के साथ बैठकर काउंसलिंग की जा रही है। तो थाने की व्यवस्थाओं को यहां पर देखा गया और उसमें उनका वीकली हम 2 दिन उनको हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं और काउंसलिंग भी करी जा रही है। उनको मेडिकल एड की समझ में कैसे हम उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके माध्यम से भी ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। पिछले 15 तारीख को हमने एक बृहद स्तर पर जनपद में जितने भी इस तरह के ड्रग डीलर्स हैं उनको बुला करके उनका एक काउंसलिंग करी गई थी, जिसमें कि थाने से बाहर हट करके किसी सार्वजनिक जगह पर, जहाँ पर आपके डॉक्टर्स भी आए थे, समाज सेवक भी आए हुए थे और एक कलेक्टिवली हमने इसको काउंसलिंग करने के बाद उनको समझाने बुझाने का काम किया है। सितारगंज की जनता को हर तरह की चिकित्सकीय सुविधा का लाभ मिल सके, इसको लेकर विधायक सौरभ बहुगुणा ने तमाम कोशिशें कर रखी हैं। वहीं उनकी कोशिशों के बाद ही बालाजी ग्रुप ने सीएचसी को गोद लिया है। इसके बाद से सीएचसी के उच्चीकरण को लेकर विधायक सौरभ बहुगुणा और बालाजी ग्रुप के अधिकारियों और सीएचसी के डॉक्टर कई बार निरीक्षण भी कर चुके हैं। वहीं इलाके के लोगों को अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं मिलें, इसके लिए बालाजी ग्रुप के अधिकारियों के साथ ऊधम सिंह नगर के सीएमओ और चिकित्सा प्रभारी के बीच एमओयू साइन हुआ है। इसके बाद अब करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से सीएचसी को आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र की जनता को पूरा फायदा मिलेगा। तो 5 करोड़ की लागत से तमाम मशीनें खरीदी जाएंगी और इसके चलते सीएचसी का कायाकल्प होगा। स्थानीय विधायक ने भी लगातार निरीक्षण किया है और जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, अपने परामर्श को अस्पताल को देते रहते हैं और अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसी के चलते धीरे धीरे
कायाकल्प होने वाला है और इसमें 5 करोड़ की लागत से तमाम अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी, जिससे कि समुचित इलाज हो पाए, समुचित जांच हो पाए और तमाम रोगियों को इसका फायदा मिल पाए। पहले उन्होंने बालाजी एक्शन ग्रुप के एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद सीएससी पहुंचे। सीएससी पहुंचकर बालाजी एक्शन ग्रुप के द्वारा सीएससी सितारगंज में कुछ निर्माण कार्य और कुछ जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है, जिसको कि चरणबद्ध तरीके से बालाजी ग्रुप के द्वारा संपादित किया जाएगा। इसी संबंध में बालाजी ग्रुप के साथ और सीएमओ साहब के साथ और मेरे संयुक्त रूप से हम 3 लोगों ने एक एमओयू साइन किया। एमओयू की जो बहुत सारे पक्ष थे वो दोनों पक्षों में उनका जिक्र किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। किच्छा में राशन की कालाबाजारी के बाद लगातार राशन कार्ड न बनाए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर कांग्रेस कमेटी ने किच्छा तहसील में पूर्ति निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीबों का शोषण कर रही है। मैं 2-3 महीने हो गए सर, छोटे छोटे बड़े बच्चे हैं, मैं किराए में रहती हूँ सर, और 2 महीने से आ रही तो कह रहे हैं कि कहते हैं 1 हफ्ते बाद आओ, 2 हफ्ते बाद आओ, फिर सर अभी फिर बुलाया है मुझे कि 1 हफ्ते बाद आना सर। इतनी बोने दूसरे कार्ड लेके तो हम सब राशन लेके अपने बच्चों को पेट पाल लें, और जिसका नहीं तो ऐड के बात करके जाओ, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आई थी समस्या? सर अभी 15 दिन आए, फिर आज आ रही है 1 हफ्ते, फिर अभी 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया सर मुझे। हमारे प्रदेश प्रवक्ता, हमारे संजीव भाई और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ पूर्ति निरीक्षक क्या इस चीज़ की शिकायत लेकर आए कि हम जिन वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, जिन वार्डों में हम लोग समस्याएं देखने जा रहे हैं, तो वहाँ मुख्य रूप से समस्या जो है राशन कार्ड को लेकर मिल रही है और यहाँ राशन कार्ड वाले पूरी तरीके से जनता को परेशान किए हुए हैं। आज इस संबंध में हम लोगों ने पूर्ति निरीक्षक का घेराव किया था, लेकिन यहाँ उपलब्ध न हो पाने के कारण पूर्ति निरीक्षक को फोन पर वार्ता हुई। इसमें यहाँ की समस्या इतनी भयंकर है कि आय प्रमाण पत्र को लेकर, अन्य और चीज़ों को लेकर, बच्चों के एडमिशन को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं और यहाँ पे कोई भी कार्य हो नहीं रहा है। बहुत दिनों से कार्य ठप पड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश प्रवक्ता, हमारे संजीव भाई और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ पूर्ति निरीक्षक क्या इस चीज़ की शिकायत लेकर आए कि हम जिन वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, जिन वार्डों में हम लोग समस्याएं देखने जा रहे हैं, तो वहाँ मुख्य रूप से समस्या जो है राशन कार्ड को लेकर मिल रही है और यहाँ राशन कार्ड वाले पूरी तरीके से जनता को परेशान किए हुए हैं। आज इस संबंध में हम लोगों ने पूर्ति निरीक्षक का घेराव किया था, लेकिन यहाँ उपलब्ध न हो पाने के कारण पूर्ति निरीक्षक को फोन पर वार्ता हुई। इसमें यहाँ की समस्या इतनी भयंकर है कि आय प्रमाण पत्र को लेकर, अन्य और चीज़ों को लेकर, बच्चों के एडमिशन को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं और यहाँ पे कोई भी कार्य हो नहीं रहा है। बहुत दिनों से कार्य ठप पड़ा हुआ है। तो एक अधिकारी नहीं मिला, पहली बात तो हमें यहाँ पे, और जब भी जितनी जनता है, काफ़ी लोग खड़े सबके कार्ड बनने के लिए, एक 1.5 महीने से परेशान है जनता। और ऑनलाइन का बना रखा, ऑनलाइन वो कह रहे हैं टेंडर दे रखा है और अभी टेंडर वाले का ये नहीं पता कि टेंडर दिया किसको है, और टेंडर भी इनका निरस्त हो चुका है और अभी तक सारे राशन कार्ड वाले यहाँ परेशान खड़े हैं और किसी को शुद्ध नहीं है और सब राशन के लिए परेशान है। ये अभी एक महिला हमारी आई हुई है, 3 महीने से परेशान है, अभी इनका राशन कार्ड नहीं चढ़ाया गया, किस डिपो से माल मिलेगा और किस डिपो में माल है या नहीं है कोई पता नहीं। राशन के लिए मारामारी हो रही है, ना राशन मिल रहा है और ना इनकी कार्ड की कोई व्यवस्था हो रही है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।